अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि नैनीताल से आ रही है, जहां बीच सड़क पर ट्रक में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रतिघाट के पास में कबाड़ में ये ट्रक जा घुसता है, जहां पर आग लग जाती है। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक पूरा ट्रक जलकर राख हो चुका था। ट्रक अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रहा था। इसी दौरान सुबह 3 बजे रतिघाट के पास ट्रक में आग लग गई। गनीमत रही कि ड्राइवर किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है। उधर हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में देर रात युवती को गोली मारे जाने से सनसनी मच गई है। जी हां, घटना सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद की है, जहां पर 20 साल की लड़की को अतुल नाम के एक युवक ने गोली मार दी और फरार हो गया। लहूलुहान हालत में युवती को सिडकुल के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक घायल लड़की और आरोपी अतुल दोनों ही बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। सिडकुल की फैक्ट्री में दोनों काम करते हैं। हालांकि आरोपी ने लड़की को गोली क्यों मारी है, यह अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। अपने घर में काम कर रही थी। इसी बीच एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी और उसी के ही वो क्षेत्र का रहने वाला है। जो ये युवती है, ये बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ पर सिडकुल में काम करती है। और ये लड़का अतुल, ये भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है, यहाँ पर ये भी काम करता है। और ये शाम के समय से और पूर्व में परिचित होने के कारण ये इसके पास आया और इसके द्वारा इसके सटा के गोली इसको मारी गई है। इसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। खबर विकासनगर से, जहां पर चोरों ने फ्लिपकार्ट के स्टोर पर हाथ साफ कर दिया और चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। देखिए, घटना में शामिल 2 नकाबपोश चोरों ने यहां पर स्टोर में कुछ सामान और नकदी पर जो हाथ साफ किया है वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। चोर पहले सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने लगते हैं, फिर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस घटना से जुड़े हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। से कुछ कैश भी, जो हमारे पास कैश जो कलेक्शन होते हैं डेली बेसिस पे, वो कैश मिसिंग था। एंड कुछ हमारे पास मोबाइल जो होते हैं, हाई वैल्यू शिपमेंट्स कुछ होते हैं, कुछ एप्लियंस होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही। सीसीटीवी फुटेज में 2 व्यक्ति आना दर्शित हो रहे हैं, जिनकी पहचान की जा रही है और कुछ घटना संदिग्ध आ रही है, क्योंकि उनके अमाउंट में भी कुछ वेरिएशन पाए जा रहे हैं, इंचार्ज के भी और जो लास्ट में कर्मचारी जिसने रखना बताया है धनराशि का। एक देश एक चुनाव का बिल लोकसभा में पेश हो गया, तो ये चर्चा का मुद्दा उत्तराखंड में भी है। देखिए, जहां 2027 से पहले निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं, बीजेपी सिस्टम को सही मानती है, तो कांग्रेस का सवाल है कि जहां 25 साल में हरिद्वार का एक पंचायत चुनाव साथ नहीं हो पाया, वहां इतना बड़ा बदलाव नामुमकिन है। रिपोर्ट देखिए। एक देश एक चुनाव का ऐतिहासिक बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश हो गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का इसे ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, तो उत्तराखंड में इसे लेकर सियासी बहस छिड़ी है। जहां ठीक 2 साल बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सियासी दलों के सामने पहले निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। बीजेपी का कहना है कि एक के बाद एक चुनाव से जहां आचार संहिता के चलते काम रुकते हैं, वहीं 12 महीने पूरा सिस्टम काम के बजाय चुनाव में जुटा रहता है। इसीलिए एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला छोटे से उत्तराखंड राज्य के लिए कारगर होगा। कि इससे जहां खर्चा जो बहुत ज़्यादा इलेक्शनों में लगता है, उसमें बचत होगी, जहां एक रूपता आएगी। इस प्रकार के निर्णय से जनता को भी और देश को भी, और मैं जहां तक समझता हूं राजनीतिक दलों को भी, क्योंकि हर 12 महीने में चुनाव होंगे तो वो भी इंगेज रहते हैं, अन्य कार्य करने में उन्हें भी सहूलियत होगी। बीजेपी जहां एक देश एक चुनाव को बेहतर बता रही है, वहीं विपक्ष ने अलग अलग चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस के मुताबिक जहां राज्य बनने के बाद हरिद्वार का पंचायत चुनाव आज भी अलग होता है, वहां पूरे देश में एक साथ चुनाव की बात बेमानी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो राज्य में छात्र संघ चुनाव हुए नहीं, निकाय चुनाव 1 साल से लटके हैं, पंचायत चुनाव का अभी पता नहीं,
वहाँ एक देश एक चुनाव ऐसा सिस्टम है जो लागू हो भी गया तो एक साथ चुनाव में 10 से 15 साल लगेंगे। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया। देखिए, हरिद्वार का आपके सामने उदाहरण है। कोऑपरेटिव के चुनाव घोषित हुए, उसके बाद वो पीछे कर दिए गए, ये आपके सामने है। निकाय चुनाव की हालत आपको पता है। छात्र संघ के चुनाव जो सरकार नहीं करा पा रही, वो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रही है, तो हास्यास्पद तो है ही। वो सारी विभिन्नताएं को ये नष्ट कर देगा। तो हमारा ये संघीय संविधान जिस भावना को आगे बढ़ाता है, ये उसके भी विपरीत है। और मैं नहीं समझता कि ये किसी भी रूप से स्वीकार किया जाए। लोकसभा में बिल पेश करके मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की तरफ कदम बढ़ा दिया है। बात साफ है कि सिस्टम लागू होने से जहां बार बार चुनाव से जनता को राहत मिलेगी, वहीं लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड को ही उदाहरण मान लिया जाए तो एक देश एक चुनाव का काम आसान नहीं दिखता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बीजेपी ने निकाय चुनावों में चुनाव प्रभारी और चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में अपने करीब 200 नेताओं विधायकों को मैदान में उतार दिया है। आखिर क्या है इसकी असली वजह? कहीं ये बीजेपी का डर तो नहीं है? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक बड़ी संख्या में विपक्ष के जनाधार वाले नेताओं को पार्टी में शामिल तो कराया, लेकिन अब इन नेताओं को एडजस्ट करना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। क्योंकि तब भले ही इनमें से कई नेताओं को निकायों में एडजस्ट करने का भरोसा दिलाया गया हो, लेकिन अब उनके खुद के वर्कर्स भी टिकट की कतार में खड़े हैं। ऐसे में पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही कारण है कि चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले ही पार्टी ने 200 के करीब नेताओं को प्रभारी और पर्यवेक्षक बनाकर निकायों में भेज दिया है। में भी सर्वेक्षण किया जाता है और जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाता है। लेकिन जो हम अभी जो हमारे पर्यवेक्षक होने के नाते हम लोग संगठन से और कार्यकर्ताओं से जो है हम उनकी मनः स्थिति को जानते हुए देख रहे हैं कि कौन प्रत्याशी हमारा प्रबल दावेदार है और किस पर पार्टी टिकट देगी। इसके लिए हमको पैनल बनाना होगा। चुनाव प्रभारी जहां पर चुनाव मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन का काम संभालेंगे, तो वहीं पर्यवेक्षक निकायों में पार्टी के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, वहां के विधायक और नेताओं से बातचीत कर दावेदारों के नामों का पैनल तैयार करेंगे। सबके साथ समन्वय के साथ सहमति बनाते हुए पैनल बनाना है और उस पैनल को हमको लगभग 24 तारीख को जैसे बताया गया है, 24 दिसंबर को देहरादून में एक बैठक होगी, उसमें हम लोगों को सबमिट करना है। इन सब के बावजूद भी प्रत्याशी को लेकर कहीं कोई अंतर्विरोध की गुंजाइश ना रहे, इसके लिए पार्टी ने पब्लिक सर्वे का भी विकल्प रखा है। यानी कि चुनाव नगर पंचायत का हो या फिर नगर पालिका का हो, बीजेपी फूंक फूंक कर रख रही है कदम। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। खबर पौड़ी से है, जहां पर नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 के लोगों ने डीएम ऑफिस में आपत्ति दर्ज कराई है। वार्ड नंबर 11 के वोटर का कहना है कि बीते कई चुनावों से वार्ड सभासद की सीट एससी कैटेगरी में ही रखी गई है और इस बार भी सीट को रिजर्व ही रखा गया है, जिसकी वजह से सामान्य वर्ग वालों को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला है। लिहाजा वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 3 के लोगों ने डीएम के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि पिछले हमारे 25 से 30 सालों से वो वार्ड निरंतर लगातार जिसे कहते हैं हम आरक्षित होती आ रही है, जिससे कि सामान्य वर्ग के लोगों को वहाँ कभी चुनाव में प्रतिभा करने का मौका ही नहीं मिला। तो इसीलिए हम समस्त क्षेत्रवासी डीएम साहब से मिले, क्योंकि आपत्तियों का दौर भी आप जानते हैं कि आपत्तियों का दौर भी जारी है। तो उसी संदर्भ में हम डीएम साहब से मिले। डीएम साहब को हमने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। वार्ड नंबर 11 पौड़ी नगर पालिका के कई सारे नागरिकगणों के द्वारा ये आपत्ति दर्ज की जा रही। इस संबंध में मेरे द्वारा नगर पालिका प्रशासक को नियमानुसार जो रिपोर्ट उनके द्वारा दी जानी है उसके लिए निर्देशित किया गया। पिथौरागढ़ नगर पालिका को नगर निगम में बदला जा चुका है। साथ ही ये सीट महिला सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व हो गई है, जिससे अब ये तय है कि पिथौरागढ़ के पहले मेयर का ताज किसी महिला के सिर पर ही सजेगा। रिपोर्ट देखिए।
पिथौरागढ़ नगरपालिका राज्य की इकलौती ऐसी पालिका रही जहां अध्यक्ष का पद एक नहीं बल्कि लगातार 4 बार सामान्य का रहा। लेकिन पहली बार निगम बनने के बाद मेयर का पद यहां महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। अब इस बात पर लोगों की निगाहें टिकी हैं कि कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े दल आखिर किस महिला पर चुनावी दांव खेलेंगे। अगर मेयर की सीट होने के बाद मातृशक्ति को पहला अवसर अगर दिया गया है तो मैं कहता हूं कि कम से कम पिथौरागढ़ उत्तराखंड की देवभूमि में एक भगवान कैलाश की जो हम नगरी इसको मानते हैं तो एक अच्छा संकेत है कि मातृशक्ति से हम पिथौरागढ़ की शुरुआत करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो है कि एक बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। बीजेपी से जहां बड़े राजनीतिक परिवारों से जुड़ी महिलाओं के मैदान में उतरने की संभावना है, वहीं आम महिला कार्यकर्ता भी ताल ठोकने में कतई पीछे नहीं है। कांग्रेस में भी कई नेता अपनी पत्नियों को चुनावी अखाड़े में उतारने की जुगत में है। वहीं नेताओं की पत्नियों की राह में आम महिला वर्कर रोड़ा अटका रही हैं। हालात ये है कि दोनों दलों में परिवारवाद इतर टिकट दिए जाने का भी मुद्दा गर्म है और बहुत उत्साह है हमारे लोगों में चुनाव के लिए। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी संभावना है, बहुत अच्छी से अच्छी, और हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम बहुत आसानी से इस सीट को जीतेंगे। पिथौरागढ़ नगर निगम में पहला मेयर बनने का सपना कई लोग देख रहे थे, लेकिन सीट रिजर्व होने के बाद अब ये सपना सिर्फ आधी आबादी ही देख पा रही है। ऐसे में दोनों मुख्य राजनीतिक दल किसे मैदान में उतारते हैं, इस पर सभी की निगाहें लगी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी UIIDB यानी कि उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना बोर्ड की बैठक ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है। बैठक में टनकपुर में प्रस्तावित शारदा और हरिद्वार में प्रस्ताव गंगा कॉरिडोर पर प्रेजेंटेशन हो रही है। हरिद्वार से खबर, जहां पर लक्सर में मंगलवार को कांग्रेस के नेता अवतार सिंह भडाना ने अपना जन्मदिन मनाया, जिससे लोकल कांग्रेसी नेता नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस ग्रामीण के जिला अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें पार्टी संगठन के जिला अध्यक्ष होने के नाते बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने अवतार सिंह भडाना को घुमंतू नेता बताया और कहा कि हरिद्वार में गुर्जर नेताओं की कमी नहीं है, उन्हें किसी बाहरी नेता की जरूरत भी नहीं है। दरअसल बताया गया है कि अवतार सिंह भडाना हरिद्वार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं और इसी के लिए लक्सर में जन्मदिन का खास कार्यक्रम रखा गया था। घुमंतू टाइप के नेता हैं, अलग अलग राज्यों में घूमते रहते हैं। तो अभी उनके भाई भाजपा से लड़े थे चुनाव, हरिद्वार में आके उनका भी परिणाम लोगों ने देख लिया। हमारे जनपद में गुर्जर नेताओं की कोई कमी नहीं है, एक से एक जाबाज दिग्गज गुर्जर नेता है। किसी भी आयात करने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस। राजधानी देहरादून में बढ़ते हादसों को देखते हुए स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, लेकिन मानकों के खिलाफ होने से जहां इन ब्रेकरों से हादसे हुए हैं, तो वहीं PWD ने सड़कों पर बिना मानकों के बने ब्रेकर के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब बिना मानकों के ब्रेकर हटेंगे और उनके बदले मानकों के ब्रेकर तैयार होंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि बिना मानकों के स्पीड ब्रेकर से कई हादसे सामने आ चुके हैं, जिसके बाद कुछ ब्रेकर प्रशासन ने हटाए भी हैं। राजधानी देहरादून के इसी चौक पर, यानी कि ONGC चौक है ये, इसी चौक पर बीते महीने एक बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में 6 मासूम जो युवक थे उस गाड़ी में बैठे थे, उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी, जिसके बाद प्रशासन जागा और देहरादून के अलग अलग जो चौक हैं वहां पे ये बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बनाए गए। लेकिन इन स्पीड ब्रेकरों से भी हादसे देखने को मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन एक बार फिर जागा और अब PWD ने एक आदेश जारी किया और इन सभी स्पीड ब्रेकर्स जो बनाए गए हैं इनको मानकों के विपरीत माना गया है, क्योंकि इन स्पीड ब्रेकरों में जो हादसे हुए हैं, साथ ही जो कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाला इन स्पीड ब्रेकरों में तेजी से गाड़ी लेके आता है तो वो कहीं ना कहीं हादसा तो उसके साथ होगा ही, वहीं उसकी जो बैक ऑन है, बैक की जो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत आ सकती है, जिसके कारण देर रात एक आदेश जारी हुआ और ये स्पीड
ब्रेकर अब सब उखड़ेंगे और इनके बदले एक मानकों के साथ नए स्पीड ब्रेकर यहाँ पे तैयार होंगे। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज 18 देहरादून। रुड़की से खबर, जहां पर कई निजी स्कूलों में वैन, ई रिक्शा वाले नौनिहालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, वैन संचालक अपनी गाड़ी में जरूरत से ज्यादा बच्चे बिठा रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ARTO लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है, लेकिन निजी स्कूल प्रबंधन और स्कूल वैन संचालक की मनमानी नहीं रुक रही है। ARTO का कहना है कि पेरेंट्स की भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वाहनों की सेफ्टी के साथ बच्चों को स्कूल भेजें ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें। साथ ही नियम विरुद्ध गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग लगातार अभियान चलाते हैं और स्कूल बसेस पे हम लोग, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है, तो इस पर खास ध्यान देते हैं क्योंकि बच्चों का सवाल है और इसमें कई जगह हमने देखा है कि प्राइवेट वाहनों में बच्चों को लेके जाया जाता है, तो उसको हमने काफ़ी सीज भी किया है और अभी इसको हम आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। खबर उत्तरकाशी से, जहां के डुंडा तहसील के जुगलडी गांव के पास में एक गदेरे में घायल अवस्था में गुलदार मिला है। घायल गुलदार को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों की भीड़ को देखकर घायल गुलदार अपने को छिपाने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद वो कहीं चला गया। गुलदार के दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, जबकि वन विभाग की टीम घायल गुलदार की खोज कर रही है। नैनीताल में केक खाकर कूड़ा सड़क पर फेंकने पर दिल्ली की टूरिस्ट और यूपी की टूरिस्ट के बीच में बहस हो गई। इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो भी अपलोड किया गया है। अपलोडेड वीडियो में आप देखेंगे शिंजनी सेनगुप्ता ने यह पूरा वाकया लिखा है, जिसमें शिंजनी के अनुसार वो अपनी बहन के साथ नैनीताल आई हुई थी और उनकी बहन ने एक टूरिस्ट को कूड़ा सड़क पर फेंकने पर टोका, तो वो गलती मानने की जगह उनसे बहस करने लगे। गौरतलब है कि नैनीताल में कूड़ा फेंकने पर फाइन का प्रावधान है। We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है. You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. खबर टेरी से, जहां के देवप्रयाग में पुलिस ने पंत गांव के पास से ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वीरेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पुलिस ने चेकिंग के दौरान यहां पर 415 ग्राम चरस के साथ इसकी गिरफ्तारी की है। उत्तरकाशी में पुलिस ने एक चरस के तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जहां पर पुलिस ने आरोपी कपिल राणा से 1 किलो से ज्यादा की चरस बरामद कर ली है। पुरोला मोरी मोटर मार्ग के पास में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चरस को देहरादून बेचने जा रहा था, तभी पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। उत्तरकाशी में शहर का सारा कचरा और गंदा पानी गंगा नदी में बह रहा है। बड़े नालों से गंदा पानी नदी में डाला जा रहा है और नदी में कचरा ही कचरा फैला हुआ आप देख सकते हैं। मां गंगा अपने मायके में ही मैली हो रही है और गंगा स्वच्छता में लगी हुई तमाम एजेंसियों के गंगा स्वच्छता के सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी में किस तरह से भागीरथी नदी में गंदा पानी उड़ेला जा रहा है, हम आपको ग्राउंड जीरो पे दिखा सकते हैं। ये तिलोथ और जो बाड़ाठ के बीच का क्षेत्र है, आप देख सकते हो कि किस तरह से गंदगी का आलम लगा पड़ा है, क्योंकि भागीरथी नदी का ये पूरा क्षेत्र है और भागीरथी नदी में जा रहा है, जिससे जो भागीरथी नदी है वो लगातार मैली होती जा रही है और माँ गंगा हर बार की तरह मैली नजर आती है। बलबीर परमार, न्यूज 18, भागीरथी नदी, उत्तरकाशी। जिम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी में नए टूरिज्म जोन का वन मंत्री ने शुभारंभ किया है। देखिए रिपोर्ट। जिम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी में कॉर्बेट हेरिटेज जंगल सफारी के नाम से नई पर्यटन गतिविधि शुरू की गई है।
जहां पर्यटक अब जंगल सफारी का भी आनंद उठा सकेंगे। जिम कॉर्बेट के लिए प्रसिद्ध इस गांव में बड़ी संख्या में जिम कॉर्बेट की किताबें पढ़कर पर्यटक पहुंचते हैं। जो यहां जिम के बारे में जानने आते हैं, वो लोग अब जिम के इस जंगल का भी लुत्फ उठाएंगे। एक्चुअली आई एम सो हैप्पी क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही वाइल्ड लाइफ ज्वाइन किया है। सो आई हैव केन इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ। सो यहाँ पे कालाधुंगी में जो ब्रांच ओपन हुआ है, सो यहाँ से हमारे लिए सफारी में भी बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, ये कॉर्बेट हेरिटेज सफारी है, तो बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो जिम कॉर्बेट को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहेगा यहाँ पे, जैसा हमारा मानना है। और इसमें जंगल के साथ साथ जिम कॉर्बेट के हेरिटेज भी लोग देखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो किताबें लिखी हुई हैं पूरे वर्ल्ड में उनको पढ़ा जाता है, उसको पढ़ के लोग देखने के लिए आते हैं। वन मंत्री का कहना है कि सरकार ने इको टूरिज्म के जरिए लोगों को 2 लाख रोजगार देने का वादा किया है, जिसके चलते इको टूरिज्म की हर संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। मोहान और कालाढूंगी में मंगलवार को खुले ये 2 जोन स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार देंगे। ऐतिहासिक दिन है और जो सरकार की सोच है कि किस तरह से लोगों को वनों के प्रति दोस्ताना बनाए, जो लोगों की आजीविका में जब वन का संबंध बनेगा तो निश्चित रूप से आम आदमी भी वनों को बचाने में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के साथ वाइल्ड लाइफ को बचाने में, क्योंकि ये वन और वाइल्ड लाइफ इन दोनों के संरक्षण संवर्धन से किस तरह लोगों की आय बढ़ सकती है। कॉर्बेट के पास खुले ये 2 पर्यटन जोन पर्यटकों के लिए एक सौगात है, जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने के साथ ही पर्यटकों को वन और वन्य जीवों के प्रति जागरूक करेंगे। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। ऋषिकेश से खबर आपने देखी। अब आपको पहाड़ों में एक बार फिर से जो मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, उस पर अपडेट दे देते हैं। बद्रीनाथ में भी फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। धाम में मास्टर प्लान के कार्य इस समय चल रहे हैं। अब यदि बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी होती है, देखिए, तो मास्टर प्लान के काम प्रभावित हो सकते हैं। इस बीच लगातार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी और पदाधिकारी लगातार धाम में भ्रमण कर रहे हैं। ऋषिकेश एम्स की हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा उत्तराखंड के गंभीर मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। यहां पर हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा वाला एम्स ऋषिकेश देश का पहला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है। वहीं हेली एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1804-278 जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके मरीजों को सुदूर इलाकों से फौरन ऋषिकेश एम्स पहुंचाया जा रहा है। जहाँ पे होती है कोई इमरजेंसी होती है, तो जो शुरू के कुछ मिनट हैं, कुछ घंटे हैं, जिनमें कि सही चिकित्सा सेवा अगर मरीज को मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। उस कुछ मिनट को, कुछ घंटों को पूरा करने के लिए ये सेवा बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। हमने इस सेवा को 108 के साथ भी इंटीग्रेट किया है।